A very good evening to all. This is our new channel which is related to finance subject. So first topic that we are starting today is systematic risk. Each and every topic will be covered in these videos. So don't worry. First of all, सिस्टमेटिक रिस्क होता क्या है? बीइंग अनडाइवर्सिफिएबल, यानी कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, जो इम्पैक्ट करता है सारे फैक्टर्स, सारे सेक्टर्स पर. कौन कौन से सेक्टर है? स्टॉक, बिजनेसेस, एक्सेट्रा. नाउ इट इज़ अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन द फील्ड ऑफ, एक मिनट, इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस विच इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट जो बिजनेस एनालिस्ट करते हैं, बिजनेस का एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पर किस इन्वेस्टर को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट इट विल प्रोवाइड प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन टू बिजनेस एज वेल एज इन्वेस्टर, बोथ ऑफ देम. ओके, so need to understand and identify. Now since it is inherent यानी hidden, छुपा हुआ है in the broader market, तो it can affect any type of investment portfolio and is crucial, काफ़ी crucial है, फैक्टर है जो जब तुम इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हो उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है. ओके, तो कॉमन फैक्टर दैट लीड टू सच अ रिस्क आर इन्फ्लेशन. इसको सिस्टमेटिक रिस्क में सबसे ज़्यादा फैक्टर्स कौन कौन से हैं ये पूछे जाते हैं. ठीक है, सो इन्फ्लेशन, फ्लक्चुएशंस इन इंटरेस्ट रेट, करेंसीज, इकोनॉमिक रिसेशन ड्यू टू नेचुरल और मैनमेड कॉजेज. सो हमने अगर क्रक्स में देखना है कि क्या है हमारा सिस्टमेटिक रिस्क, तो सच रिस्क इज़ वेरी डेंजरस. सबसे पहली बात तो ये काफ़ी डेंजरस होते हैं, ठीक है, टू इकोनॉमी. एज द सेम व्हेन रैम्पेंट, जैसे रैम्पेंट होते हैं ना, जस्ट लाइक एनिमल जो ड्रैग करते हैं, तो मे इंडिकेट अ स्लो इकोनॉमी. ये धीरे धीरे खोखला कर देता है इकोनॉमी को. ठीक है, तो स्लगिश बिजनेस, ये जो मैं वर्ड्स बता रही हूँ ना, इट विल पुट अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन एग्जामिनर, सो नोट इट डाउन. ओके, तो स्लगिश बिजनेस वार्निंग ऑफ एन इम्पेंडिंग रिसेशन. इम्पेंडिंग यानी जो लॉन्ग टाइम तक चलने वाला रिसेशन हमारी इकोनॉमी में छा गया. ठीक है, तो इट हैज़ वाइड स्केल, काफ़ी बड़ा स्केल, इम्पैक्ट एंड रिपरकशन यानी ऑफन स्प्रेडिंग फ्रॉम वन अनदर कंट्री, या तो ये कंट्री में भी फैल सकता है. ठीक है, सिस्टमेटिक रिस्क हमारा इकोनॉमी में भी हो सकता है, कंट्री में भी हो सकता है, और दूसरे सेक्टर्स में भी हो सकता है. ओके, अब नेक्स्ट है हमारा कि हम इसको एलोकेट कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले इसको टाइप्स देख लो, टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क. फर्स्ट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क, दूसरा पॉलिटिकल रिस्क, चेंज इन वैल्यू ऑफ करेंसीज, चेंज इन मार्केट प्राइजेज ऑफ सिक्योरिटीज जिसको कहते हैं मार्केट रिस्क, और हमारा एक्सचेंज रेट रिस्क दैट इज चेंज इन द वैल्यू ऑफ करेंसीज, जो करेंसीज की वैल्यू में चेंज लाता है. ठीक, अब इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? वो रिस्क जो अराइज होता है फ्रॉम मार्केट इंटरेस्ट रेट अफेक्ट्स फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट दैट इज बॉन्ड. बॉन्ड क्या होते हैं? जिस पे हम एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट हर इंटरवल पीरियड ऑफ टाइम में रीपे कर रहे होते हैं. ठीक है, तो पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है हमारा? ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, स्टेबल नहीं है इकोनॉमी. ठीक है, उसमें हम इन्वॉल्व करते हैं हमारे बिजनेस डिसीजन. क्लियर? नेक्स्ट अब हम ये करेंगे कि उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं सिस्टमेटिक रिस्क को. तो टू कैलकुलेट सिस्टमेटिक रिस्क वी कैलकुलेट कोवेरियंस. सबसे पहले हमें कोवेरियंस की नीड होती है बिटवीन द मार्केट इंडेक्स रिटर्न एंड एसेट रिटर्न. ठीक है, कितना तुम्हारा मार्केट इंडेक्स रिटर्न आ रहा है, मार्केट वैल्यू कितनी है, और फिर उसके बाद उस एसेट की क्या वैल्यू है. इन दो कंसिडरेशन को हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है. ठीक है, सबसे पहले कोवेरियंस आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे एसेट प्राइस फ्लक्चुएट करता है इन रिलेशन टू चेंजेस इन द मार्केट. तो बीटा का हम फॉर्मूला लिखेंगे कि कोवेरियंस अपॉन वेरियंस. अल्टीमेटली हमारा सिस्टमेटिक रिस्क हमें क्या पता चला कि बीटा से कैलकुलेट होता है. क्लियर? तो बीटा इक्वल्स टू कोवेरियंस अपॉन वेरियंस. हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड? अब इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? पहला, एसेट एलोकेशन. एसेट एलोकेशन का एक बार जो मैं समझा रही हूँ वो देख लेना. क्लियर? तो इट इज नेसेसरी, एसेट एलोकेशन इज सो नेसेसरी फॉर मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानर्स, जो भी फाइनेंशियल प्लानर्स हैं हमारे, टू एलोकेट द राइट मिक्स. इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है राइट मिक्स.
सॉरी इट्स नॉट RYT, मुझे शॉर्ट फॉर्म की आदत हो गई है, RIGHT, राइट मिक्स। ठीक है, राइट मिक्स ऑफ एसेट्स, जो हमारे एसेट्स हैं उनके राइट मिक्स। जैसे डेट इक्विटी रेशियो की जो हमारी परसेंटेज होती है उसको, नॉट परसेंटेज, इट्स इन रेशियो। ओके, जैसे हमारा 2:1 होता है ना, ये रेशियो में होता है। डेट इक्विटी का जैसे मिक्स हो गया, या फिर प्रेफरेंस कितने लेने हैं, इक्विटी कितने लेने हैं। इक्विटी हम ज़्यादा इसलिए नहीं ले सकते, दे विल ओवरटेक आवर कंट्रोल ऑफ द कंपनी। सो टेक ओवर करने से बचाना है तो इक्विटी की परसेंटेज अपनी कंट्री में, जो आउटसाइडर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उसकी परसेंटेज हमें कम रखनी होती है। क्लियर? डेट आप ले सकते हो, बट आपको पता है डेट इज अ रीपेबल इंटरेस्ट। बार बार इंटरवल पे तुम्हें इतना कंपनी का प्रॉफिट अवेलेबल करवाना है कि तुम उसका इंटरेस्ट पे कर सको। क्लियर? नाउ इन द पोर्टफोलियो, ठीक है, दैट विल नॉट ओनली हेल्प इन अचीविंग द फाइनेंशियल गोल्स। एसेट एलोकेशन का एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ, दोबारा से सुन लो। इट इज नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट, जो हमने लिखा था, मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानर्स। कोई डाउट है सुजाता तो पूछ सकते हो। सो शैल वी प्रोसीड? ओके, तो राइट मिक्स ऑफ एसेट इन द पोर्टफोलियो दैट विल नॉट ओनली हेल्प इन अचीविंग, जो सिर्फ अचीव नहीं करवाता फाइनेंशियल गोल्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। स्टिपुलेटेड मतलब जो पहले से ही हमने प्री डिटरमाइन किया हुआ है, बट ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द रिस्क टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। हमारे पास इतनी एबिलिटी है भाई कंपनी के कि हम ग्रेटर एक्सटेंट तक जाकर अपने रिस्क को शेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा अमाउंट इन्वेस्टेड इन नॉन कोरिलेटेड एसेट। इसका क्या मतलब है, इसको भी समझ लो कि दिस इज नेसेसरी टू इन्वेस्ट करने के लिए in some part of funds to broader market। ठीक है, ब्रॉडर मार्केट में हम अपने फंड्स को एलोकेट करेंगे। दैट आर नॉट डायरेक्टली कोरिलेटेड, जो कोरिलेट नहीं है, दैट आर नॉट कोरिलेटेड, क्योंकि इसका नाम क्या है, नॉन कोरिलेटेड एसेट। क्लियर? सो दिस मीन्स एनी हैवी मार्केट फ्लक्चुएशन, अगर कोई हैवी मार्केट फ्लक्चुएशन आ जाती है मार्केट में, तो दैट विल नॉट अफेक्ट अ स्टॉक और एसेट, वो अफेक्ट ही नहीं करेगा। तो इससे क्या हुआ, इन अ बिग वे हमारी इन्वेस्टमेंट तो भाई प्रोटेक्ट हो गई। ठीक है, हमारी स्टॉक इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट हो गई फ्रॉम द मार्केट सिस्टमेटिक रिस्क फैक्टर्स इवन दो द रिटर्न्स में लो। अब देखो रिटर्न्स भले लो हों, लेकिन हमारा मेन पर्पस क्या है, डाइवर्सिफिएबल करना, और वो हो जाएगा, है ना। मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से भी अफेक्ट द स्टॉक मार्केट और एसेट इन अ बिग वे, तो फिर भी हमारा लो रिटर्न होने की वजह से भी हम उसको शेयर कर सकते हैं, अपने रिस्क को, इसको रिड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल भी रिजेक्ट मतलब एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेगुलर इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल अमाउंट। अब दिस हेल्प्स टू रिड्यूस, इसको समझ लो, दिस हेल्प्स टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं सिस्टमेटिक रिस्क को, बिकॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ फंड्स, आई एम डिक्टेटिंग, प्लीज राइट, small amount of fund is invested at a regular interval in certain asset that than investing। बजाय इन्वेस्ट करने के हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अमाउंट पे कर रहे हैं ना एट रेगुलर इंटरवल इन अ लम्प सम, हम लम्प सम में नहीं दे रहे। तो दिस रिड्यूस द ओवरऑल अफेक्ट ऑफ वॉलेटिलिटी। क्या होता है वॉलेटिलिटी, यानी कि डायनामिक, ठीक है, डायनामिक इन द इन्वेस्टमेंट। अब नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग मतलब इट इज इंपॉर्टेंट टू प्लान द फाइनेंसर्स, ठीक है, जो फाइनेंसर्स होते हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। तो बी इट अ बिजनेस और इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो बिजनेस भी हो सकता है। टेकिंग अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हेल्प्स टू मिटिगेट द शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। जो हमारी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस है उसको मिटिगेट करने में हेल्प करता है हमारी, ठीक है, एंड देन लेस सिग्निफिकेंट होता है, इसी वजह से हमारा ये रिड्यूस हो जाएगा। देयरफॉर मैनेजमेंट शुड टेक अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट, हेजिंग। हेजिंग क्या होता है, हेजिंग हमने सुना होगा, डिजाइनिंग मेथड यूजिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक ऑप्शंस, सुने थे ना, ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, हेजिंग,
लीड टू ऑफसेटिंग द लॉसेस, ये इंटरनेशनल बिजनेस का हमारा टर्म है हेजिंग, ऑफसेट करते हैं लॉसेस को। क्लियर? सो अनसिस्टमेटिक रिस्क है। अब अनसिस्टमेटिक रिस्क काफ़ी स्मॉल पॉइंट है, इसको जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं। तो अनसिस्टमेटिक रिस्क जनरेट होता है किस में होता है, इन अ पर्टिकुलर कंपनी एंड इंडस्ट्री एंड मे नॉट अप्लाई टू अदर इंडस्ट्रीज। सिर्फ एक ही इंडस्ट्री में होता है, हर इंडस्ट्री को हम नहीं कह सकते। अब जैसे एग्जाम्पल देख लो, ABC लिमिटेड है एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि यूरोप में है। तो ड्यू टू रिसेंट स्ट्राइक बाय वर्कर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज क्लोज्ड। अब वर्कर्स की स्ट्राइक हो गई जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्लोज हो गया। तो बट द डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल्स आर सेम तो होंगी, क्योंकि एक कंपनी में स्ट्राइक हुई है, एक की मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है, दूसरी अदर्स तो सब है। तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ इंटैक्ट है, स्टेबल है। तो इसलिए अबव प्राइसेस कैन बी सॉर्टेड बाय टॉकिंग टू वर्कर्स। वो कहते हैं ना नेगोशिएशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, एचआर के जो हमारे टॉपिक्स थे यही थे, कलेक्टिव बार्गेनिंग और नेगोशिएशन के थ्रू कंपनीज और वर्कर्स जो ट्रेड यूनियन बना लेते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग, तो उसको हम उससे भी एक अप्रोच होती है, मेथड्स होते हैं जिससे वर्कर्स और वर्कर यूनियन और जो एम्प्लॉयर्स हैं वो बीच में अपना डील कर लेते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।